अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिन है 22 जुलाई 2026 का और वेडनेसडे है। आज बुध का दिन है। आज मुझे यहाँ पर आए हुए मैं इस वक्त मौजूद हूँ शालामार हॉस्पिटल की पार्किंग में। शालामार हॉस्पिटल में मेरी वालदा एडमिट हैं और उनको यहाँ पर तकरीबन 7 दिन से ज़्यादा हो चुके, तकरीबन 7 दिन हुए हैं। 15 तारीख को हम यहाँ पर आए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मेरा शालामार के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे वालिदैन क्या होते हैं हमारे लिए, और सारे इवेंट यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल में आने के बाद किस तरह से चेंज हुए, ज़िंदगी में हर चीज़ कैसे बदल गई। आज से तकरीबन 7 दिन पहले 15 जुलाई 2026 को हम शालामार हॉस्पिटल में आए थे। उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। मेरी वालदा जिनकी एज तकरीबन 70 प्लस है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, हर चीज़ उनकी ठीक है, रिपोर्टें हर चीज़ ठीक हैं। काफ़ी सालों से उनका हार्ट का थोड़ा सा इशू था, मगर वो भी मेडिसिन के साथ चल रहा था। एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम मैं लिख देता हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर जावेद अशरफ। पहले यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल में होते थे, बड़े एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद वो चले गए फ़ारूक हॉस्पिटल में। फ़ारूक हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर क्योंकि हम उन्हीं के साथ कंसल्ट करते थे वालदा के हार्ट के इशू की वजह से, तो हम उनके साथ वहाँ पर चले गए। फ़ारूक हॉस्पिटल में ही शिफ्ट हो गए हम। ये बात है 2023 की, 22 या 23 की, और तब से अभी 2026 है, तब से 3-4 साल से 3-3.5 साल से उन्हीं के साथ हमारा एक फॉलोअप विजिट्स चलते होते थे। मगर पिछले दिनों जब गर्मियों का ज़्यादा सीज़न आया, ये बात है कोई 10 जुलाई 2026 की, उन दिनों में अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। तो क्योंकि हमारे डॉक्टर जावेद अशरफ के साथ ही विज़िट चलते होते थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वालदा को वहाँ पर ले जाता हूँ वापस, मतलब डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और मेरी हमेशा प्रायोरिटी यही रही थी कि मैं जिस डॉक्टर के साथ, जो कंसल्टेंट है जिसके साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी पूरी हिस्ट्री को जानता है, उसी के साथ बात की जाए, रादर के नए नए डॉक्टर्स को ट्राई किया जाए, नई जगह पे कोशिश की जाए, हर बंदा अपनी सोच अपनी समझ के हिसाब से दोबारा से उसको ट्रीट करे। तो मेरी सोच यही थी कि उसी के पास चले जाए। तो अम्मी को थोड़ा सा इंडाइजेशन हो गया, हम फ़ारूक हॉस्पिटल चले गए। वहाँ से मैंने उनको एडमिट करवाया। वहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर उन्होंने कहा कि आप एडमिट होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि हमें एडमिट होना चाहिए तो हमें आप एडमिट कर लें। बहरहाल उन्होंने, एक बच्चा था उस जो जूनियर डॉक्टर था, उसने डॉक्टर जावेद अशरफ के साथ कंसल्ट किया, उन्हीं का ही सीसीयू का। उसने फिर हमें एडमिट हो गया वहाँ पर। वहाँ पे हम एक दिन वहाँ पे रहे, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजारा वहाँ पर। उन्होंने कुछ उन दिनों में मम्मी को वॉमिट भी आ रही थी, मैदा मतलब ख़राब थी, डाइजेशन का इशू था, वॉमिट भी आ रही थी। तो बहरहाल उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए, जो भी उनको समझ लगी उन्होंने अपने मुताबिक टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने उसकी मेडिसिन जो है ना वो की। ये हुआ कि अम्मी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, अम्मी ने फिर खाना छीना भी ठीक कर दिया, थोड़ी सी वीकनेस भी कमी वो भी ठीक हो गई। वीकनेस ठीक होने के बाद वो भी ठीक हो गया, वीकनेस भी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या हुआ कि हम छुट्टी हो गई, हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद 1-2 दिन बाद जो है उनका, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले रेगुलर चेकअप के दिनों में अम्मी एक दफ़ा गिर गई और उनको यहाँ पे, ये राइट साइड वाले पे यहाँ पे चोट लगी, बिल्कुल ऐसे सीधा गिरी। वो सीधा गिरने की वजह से उन्हें यहाँ पर चोट लगी। हम डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट पे जा रहे थे, वही जावेद अशरफ के पास गए। उन्होंने, वो परेशान हुआ, उसने कहा कि
बाकी चीज़ें ठीक हैं, हार्ट और रिपोर्ट्स ठीक है, मगर आप बेहतर है कि एक दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर लें। न्यूरो के पास गए, डॉक्टर शाहिद मुख्तार, उसने कहा सीटी करवा लें, सीटी करवाने के बाद एमआरआई करवा लें, एमआरआई करवाने के बाद वो भी चीज़ें उसमें भी ठीक आया, एमआरआई भी करवाया, वो भी ठीक आया। उसने कहा कि मतलब नींद इनकी प्रॉपर आती है कि नहीं। हम मैंने कहा कि नींद का थोड़ा सा इनको इशू है। उसने कहा ठीक है, अच्छा नींद के लिए आप जो है ना, मैं 2-3 गोलियां लिख देता हूँ, नींद के लिए आप ये गोलियां इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। वो खाने के बाद उसने कहा कि थोड़ी नींद इनको ज़्यादा भी आएगी, गुनूदगी भी ज़्यादा होगी, मगर आप परेशान नहीं होना। मैंने कहा ठीक है। वो मेडिसिन 2-3 दिन खाई, उसके बाद अम्मी को यूरिन का भी इशू हो गया, यूरिन भी अम्मी को प्रॉपर नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं नेशनल हॉस्पिटल चला गया। ये बात चल रही है तकरीबन, आप समझ लें कि 8-9 जुलाई से आगे की सारी बात चल रही है। उसके बाद हम वहाँ पे चले गए, डॉक्टर जुनैद खान से मुलाकात हुई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कहा, कुछ टेस्ट कहे उन्होंने, उसके बाद कुछ मेडिसिन लिख दी जिसमें जोरोवर्ड था, एक और सोलर रैप, और इस तरह से करके 1-2 मेडिसिन उनका ये आप खाएं। वो भी ले आए। मगर मैं हमेशा अपनी वालदा की वजह से ये चीज़ का बड़े परेशान रहता हूँ कि उनको जिस तरह से हार्ट का इशू है, हार्ट उनका 60% काम करता है, तो उनका कोई आज तक का कोई बाईपास, कोई स्टड या कुछ इस तरह से कोई मसला नहीं हुआ। तो हमेशा ये मैं परेशान होता था कि जिससे भी बल्कि डॉक्टर के पास जाना था, मैं यही कहता था कि आप पहले पूरी हिस्ट्री उसको मैं बता देता हूँ, बल्कि अभी भी कि आप के अम्मी का हार्ट का ये इशू चल रहा है, इस तरह से ये चीज़ है, और ये वाली टैबलेट उन्होंने दी है, कहीं पे कोई आपस में मिसमैच ना हो, तो ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। बहरहाल ये सारा हो गया। उसके बाद फिर एक दिन अम्मी को ऐसा हुआ कि वो मेडिसिन अम्मी खा रही हैं, यूरिन भी अम्मी को थोड़ा बेहतर महसूस होना शुरू हुआ, मगर फिर दिन हो गया तकरीबन 13-14 जुलाई का, अम्मी को फिर गुनूदगी होना शुरू हो गई, थोड़ी सी गुनूदगी होना शुरू हो गई, कमज़ोरी भी उनको होना शुरू हो गई। बड़ा परेशान। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि डॉक्टर्स के पास इमीडिएटली ना ही जाया जाए, नए अपने ऊपर तजर्बे ना ही करवाए जाएं। जितना मतलब नए लोगों से आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, अपने हाथ लगवाएंगे, अपना उतना ही आपके लिए परेशानी भी हो सकती है। ये मेरी सोच है, इसलिए मैं कम ही डॉक्टर्स के पास जाता हूँ। बहरहाल शालामार हॉस्पिटल आ गए तकरीबन 15 जुलाई को कि ज़रा जाके चेक तो करवाएं, टेस्ट तो करवाएं कि क्या अभी ये गुनूदगी क्यों है। और ऊपर से एक और भी बात कि अम्मी के अंदर वीकनेस होना शुरू हो चुकी थी, अम्मी को वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो चाहती थी कि मैं अपने कदम उठाऊँ, मैं कुछ चलूँ, मगर चला भी नहीं जाता था, वीकनेस, कमज़ोरी की वजह से। शालामार हॉस्पिटल आए। शालामार हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर वजाहत से मुलाकात, इस एमरजेंसी में आए। एमरजेंसी में आने के बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम किस तहत आपको एडमिट करें, क्या करें, हमें तो ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रही, हर चीज़ ठीक नज़र आ रही है। उनको कोई ड्रिप शिप नहीं लगाई बहरहाल उन्होंने, मगर कुछ जो यंग डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी वो पाँव के ऊपर वो क्या काबूची क्या होता है, वो इस तरह से सबुकी इस तरह से करके उन्होंने टेस्ट वेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। वो टेस्ट किया, टेस्ट करने से उन्होंने बरल पाँव से ही वो देखना, वो ऐसे करके ऐसे फेरते हैं कि जी नीचे से ऊपर ऐसे करके थोड़ा सा पता चल जाता है कि इसका न्यूरो सिस्टम जो है ना, पूरा दिमाग से लेके पाँव तक पूरा कनेक्टेड है, हर चीज़ सही रिस्पॉन्ड कर रही है, मसला तो नहीं कोई है। वो करवाया, वो उन्होंने किया। और भी उन्होंने अपने जहन में उन्होंने कहा कि हम ना डॉक्टर वजाहत हैं, आप बेहतर है कि आप उनसे कंसल्टेशन कर लें और फिर आगे देखते हैं। हमें अपेरेंटली कोई ऐसा इशू अभी नज़र नहीं आ रहा है इनमें। और अम्मी का ऐसा होता था कि बिल्कुल अम्मी डाउन नहीं होती थी, कभी थोड़ी देर के बाद अम्मी का ऐसे ही जैसे अम्मी अप हो जाती थी, अम्मी का सिस्टम ऊपर सही हो जाता था, थोड़ी देर बाद उनमें कभी डाउन भी हो जाता था। बहरहाल उसने कहा, डॉक्टर वजाहत ने कहा कि हम इसको एडमिट कर लेते हैं, हम इनको एडमिट करेंगे, टेस्ट करेंगे, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कोई सिग्नल्स मिले हैं। मैंने कहा ठीक है जी कर लें। डॉक्टर वजाहत ने फिर एचडीओ में एडमिट कर लिया, शालामार हॉस्पिटल के एचडीओ में। टेस्ट हुए, टेस्टों में कमी आई सोडियम की कि जी इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला आ रहा है।
इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला आ रहा है, सोडियम कम है और मैग्नीशियम भी कुछ इस तरह से कम है। तो उसने फिर कोई मेडिकेशन उसकी शुरू की, उन्होंने एडमिट तो कर लिया HDU में। फिर उन्होंने रात के टाइम हम मुझे 3% नॉर्मल सलाइन एक होता है, 3% हाइपरटोनिक, 3% वो लाने का कहा, कुछ और मेडिकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपनी केस था तो मेडिसिन की हमें कोई ला के देने की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो वाली मेडिसिन सिर्फ हमने लानी होती है जो इनके जो अंदर हॉस्पिटल या फार्मेसी है वहाँ से जो मेडिसिन नहीं मिलती। 3% हाइपरटोनिक्स लाइन ला के दिया। फिर मैंने इंटरनेट पे भी थोड़ा चेक किया, पता चला कि ये हाइपरनेशन या इस तरह से कोई करके एक दो प्रॉब्लम जी आ रही है, जिससे सोडियम जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई मतलब आपस में कम्युनिकेट ठीक नहीं कर पा रहा होता और कम वीकनेस होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस आना शुरू होती है, गनूदगी आना शुरू हो जाती है। और टेस्ट में आया 103 सोडियम। तो यहाँ से आप ये भी बात समझ लें कि नमक की भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि नमक आप कम खाना भी ठीक नहीं है, नमक ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है, एवरेज खाना ठीक है। इससे मुझे ये चीज़ की समझ लगी। बहरहाल वो मेडिसिन उन्होंने दी 15 तारीख को और 16 तारीख को रात को, 15 तारीख को मेडिसिन चली, 16 तारीख को इस्तेमाल हुई, चीज़ें ठीक चल रही थी। उन्होंने कहा कि जी हमें लगता है कि हम आंटी को जी ICU में कर लें, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी ड्रॉप हो रहा है। मुझे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं इतना इसके बारे में नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा इसमें डॉक्टर्स के पास ना जाए, कम ही किया जाए। मैं तो डरता हूँ इस चीज़ से, तो मैंने तो इनकार कर दिया। मेरे पास आए इमरजेंसी वाले डॉक्टर, मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। फिर मेरे भाई से उन्होंने बात की, लदा से, मैंने उसने मेरे से बात की, मैंने कहा कि यार रहने दो, कोई ICU में जाने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी का स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो मेडिसिन उनकी हार्ट की चलती है वो खा के उनको ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या, फिर बाद में मेरी सिस्टर आई, उनके साथ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से करके हम चाहते हैं कि इनका जो है ना ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप नॉर्मल ये 3% हाइपोटोनिक इस तरह से करते हैं तो उससे भी कोई इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको ICU में करना है। वल्लाह आलम। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये हॉस्पिटल वाला सिस्टम, सबसे बड़ी बात जो है ना, ये ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट मतलब एतमाद। हमें पता नहीं है कि वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी करवाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड भी बार बार लेंगे, इतना कि मरीज़ को परेशानी होना शुरू हो जाएगी, मगर हकीकत का हमें नहीं पता। हम सवाए एतमाद के और कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या अपने तुक्के चला रहे हैं, या अपनी लर्निंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं इस चीज़ का। बहरहाल उन्होंने इस तरह से करके कहा कि जी एडमिट करना। मैंने फिर बाजी ने कहा कि एक दिन की तो बात है, कुछ नहीं होता, अगले दिन तो ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब अगले दिन आता है 16 तारीख को वो एडमिट, 17 की रात को एडमिट, 15 की रात को एडमिट होते हैं, 16 तारीख आती है, 16 तारीख को जो है ना उनको वो वहाँ पे रहते हैं। अब 16 तारीख की रात को 6:55 पे टेस्ट होता है एक ट्रोपाइन का, जिसको ट्रोपानिन आई भी कहते हैं। बहरहाल वो जी वो टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल उसकी रेंज होती है 0.05 या 4 ऐसे समथिंग, वो आ गया 3.4। 3.4 कहाँ पे और 3.004। अब ये रात की रिपोर्ट हुई है, मगर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अपडेट नहीं है। मुझे इसके बारे में जो भी पेशेंट का अटेंडेंट है उसको इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई पता नहीं है। सुबह अगले दिन डॉक्टर वजाहत 17 तारीख को आते हैं तो मुझे कहते हैं कि जी मैं आपको काउंसलिंग करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इनके 3 मसले चल रहे हैं। एक तो जी सोडियम का, और दूसरा इनके अंदर कोई उसके लिए हम इनका ट्रीटमेंट करें, तकरीबन 11-12 बजे आए। एक तो सोडियम का, दूसरा इनके अंदर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए टेंजो इंजेक्शन जा रहा है, और तीसरा इनको कल हार्ट अटैक आया। मैं तो शॉक हो गया, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या बात हो गई। मतलब हम तो सिर्फ सोडियम के इशू के लिए आए थे, एक मसले के लिए आए थे, ये दूसरा इतना बड़ा हार्ट का मसला कहाँ से आ गया, उसकी तो मेडिसिन की चलती है। बहरहाल
पता नहीं, अब इसमें अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वजह क्या है, क्या इशू हुआ, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मगर मुझे मेरे लिए बड़ा परेशानी वाली बात है भी कि हम तो आए थे सिर्फ और सिर्फ सोडियम के लिए, कि इनका सोडियम ठीक हो जाए। वो वाली जो है ना, इस चीज़ की परेशानी की वजह से आए थे कि इनके अंदर डिजीनेस है, गनूदगी है, सोडियम ठीक हो जाए। मगर ये क्या हो गया? बहरहाल बड़ी परेशानी हुई। फिर ट्रोपाइन जी टेस्ट इस तरह से करके आ गया है, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। क्या करें, अपने इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है ना कि क्या कर सकता है। जैसे अगले ने कह रहा है, जाहिर सी बात है वो अपने डोमेन का एक्सपर्ट है, जैसे उसने कहना है वैसे ही चलेगा, क्या पता उसका। उन्होंने कहा कि इस तरह से करके हुआ है। ठीक है जी, बड़ी परेशानी हुई। मेरा दिल तो बड़ा हुआ कि बस यार ये क्या है, एक मसले के लिए हम आए थे, अब तो दूसरा मसला इन्होंने डाल दिया, अब तो यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने कहा कि आप दोबारा से ट्रोपाइन करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, क्या उसका स्टेटस है, वो कम हो रहा है, क्या है। थोड़ी सी इंटरनेट पे रिसर्च की, चेक किया चीज़ों को। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी हमेशा डॉक्टर्स कर रहे हैं, मगर आप थोड़े से अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़रूर थोड़ा सा चेक करता रहा करें इंटरनेट को इस्तेमाल करके, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएं, आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए, परेशान भी ना हो, कन्फ्यूजन भी ना हो। वो करने के बाद फिर कुछ नहीं जी, ट्रोपाइन का टेस्ट दोबारा जी लें जी। बहरहाल इसमें भी थोड़ी सी मुझे लगा कि जी आईसीयू में हैं। मैंने कहा जी ट्रोपाइन का टेस्ट चला गया, उन्होंने कहा जी ले लिया है, वो सैंपल लेके चले गए हैं। मैंने कहा यार मुझे थोड़ी सी परेशानी थी, मैंने कहा मैं जाके लैब से खुद पूछता हूँ। लैब से पूछा कि यार ट्रोपाइन का टेस्ट हो गया? उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका ये पेशेंट के नाम से तो अभी आया ही नहीं है, बाकी सारे टेस्ट आए हैं, और वो भी सुबह 6 बज के कितने मिनट पर, मगर अभी तक उसके बाद तो कोई वाउचर ही नहीं बना। मैंने कहा अच्छा। उसकी भी मैं वापस लैब में गया, आईसीयू में गया, आईसीयू में जाकर उनसे पूछा कि जी ये तो अभी तक तो वहाँ पर बना नहीं। वो उन्होंने चेक करके कहा हाँ जी अभी तक नहीं बना। नहीं नहीं बस अभी अभी बन गया। मैंने कहा मेरे लिए इतना सीरियस इशू है और आप जो है ना उसके लिए कोई इतना कर ही नहीं रहे। बहरहाल वो वाउचर बना, उसका सिस्टम हुआ। उसके बाद फिर कुछ 2 घंटे इंतज़ार किया, फिर एको भी हुई। उस एको का भी दोबारा रिपीट करवाया, और फिर पता चला कि जी 16 तारीख को एको नहीं हुई, मगर 15 तारीख को जब हम आए थे उस दिन एको जो थी वो हार्ट का बता रहा था कि जी 60% हार्ट काम कर रहा है, इजैकुलेट कर रहा है। और अब जो है ना वो हार्ट तकरीबन 20% कम होकर 40% पे आ चुका है। और उसके साथ साथ ईसीजी भी ख़राब हो गई। इंटरनेट से थोड़ा सा चेक किया, मैं एक्सपर्ट तो नहीं अपनी इस डोमेन का। ईसीजी का भी ट्रेंड ख़राब हो गया। उसके बाद ट्रोपाइन 3.1 आया, मगर उसका जो इम्पैक्ट आना था वो तो हार्ट के ऊपर आ गया, 40% हो गया। और मैंने बड़ा परेशान हुआ। मैंने जो डॉक्टर हैं यहाँ पे आईसीयू में, एक दो और जो डॉक्टर हैं जिनसे भी बात की, हर बंदे की फिर अपनी साइकोलॉजी है, मैं उसको नहीं समझ सकता। कोई कहता है कि ज़्यादा नहीं तो किसी ने कहा कि जी ये हार्ट अटैक अचानक आता है जी। हमारे तो हार्ट अटैक की वजह से पिछले दिनों डॉक्टर सुहेल अंजुम के नाम से ऐसे वो थे, वो बस वो बड़ी यंग एज में 41-42 में ऐसे दुनिया से चले गए, तो वो भी अचानक हार्ट अटैक आया, इसमें कोई चीज़ नहीं होती। कोई कहता है कि जी इसका जो 3% नॉर्मल सलाइन, जो 3% जो हाइपरटोनिक लगा उसका भी कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं। बहरहाल और भी एक दो डॉक्टर से कहा कि जी इस तरह से करके, मगर बात मैं यही कहूँगा कि हुआ जो मसला था ना वो इन्हीं दिनों में हुआ है। 15 तारीख तक मसला ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हार्ट 60% था, हर चीज़ नॉर्मल थी, सोडियम का सिर्फ इशू था। मगर 17 तारीख को 2 दिन के बाद हार्ट 40% आ चुका है, ईसीजी ख़राब हो चुकी है, और सोडियम जो है ना वो कुछ बेहतर हो गया है, 110 पे आ गया या 115 पे आ गया, वो बेहतर हुआ। अपेरेंटली तो अब आप खुद भी अगर अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन तो है। 15 तारीख से 17 तारीख के दरम्यान में कोई डिफरेंट इवेंट नहीं हुआ, सवाए इसके कि ये इन्होंने जो मेडिसिन दिया उसके अलावा, और कोई इवेंट, बड़ा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से इस तरह से हो। अपेरेंटली तो यही लगे कि लेमैन को कि भाई ऐसे इन्हीं दिनों में 1-2 दिन में ही कोई ऐसा हुआ है काम कि वो जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी चेंज आई है। वो हार्ट जो 60% पे था वो 40% पे चला गया, और अब बात एंजियोग्राफी की भी हो रही है, पहले ऐसे बात नहीं थी, स्टंट की बात हो रही है। बड़ी परेशानी। बहरहाल
17 तारीख को ये वाला सिनेरियो बन गया। छुट्टी का प्रोग्राम बनाया कि यार यहाँ इससे इनको डिस्चार्ज करवाने की कोशिश करें, मगर फिर अब जो है ना, तब से लेके 17 उसके बाद डॉक्टर वजाहत साहब ने उस केस को वो ख़त्म कर दिया, टेक ओवर, एक को हैंड ओवर कर दिया, एक और डॉक्टर रजीना को यहाँ पे शालामार हॉस्पिटल में उनको हैंड ओवर कर दिया कि जी अब आप ये केस मैनेज करें। वो मेडिसिन की डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं शायद यहाँ पे। तो बहरहाल बात ये है कि अब फिर उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई, वो जब इस तरह ट्रोपाइन आया, कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई। कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर शहरियार दानियाल क्या ऐसे करके नाम है, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया जी ये इनका इस तरह से हुआ है, अब इनकी एंजियोग्राफी होगी, वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी होगी। क्या होगा? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टंट डलेंगे, ये नेक्स्ट उसमें होगा। मगर हम ये चाहते हैं कि आप इस दफ़ा इंडोर में हैं, एडमिट हैं, तो आप यहाँ से अभी करवा के जाएं। मैंने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं कि ये जो सोडियम लगा है, हाइपोटोनिक लगा है, इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ हो। उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा मैं मतलब बात की, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अब ये अल्फाज सुनी गई हैं, मैं आपको उनका वर्ड सुना कि ये नेग्लिजेंस किसकी भी है ये हमें पता नहीं। नेग्लिजेंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बट आई डोंट नो कि इसमें क्या हकीकत है, क्या है, अल्लाह आलम क्या। पर उन्होंने कहा कि अब आगे ये होगा, हमारा आगे प्लान ये है कि अब हम यहाँ से ये फारिग होंगे, यहाँ से इनका सोडियम पूरा होगा, और फिर हम आगे इनको एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए और स्टंट के लिए क्या करना है उसके लिए आगे लेके जाएंगे। 17 तारीख की ये बात है। उसके बाद फिर अब 17 से आज 22 तारीख हो गई है, और वही इस तरह से अब सिलसिला चल रहा है। अब मैं ये भी चीज़ से परेशान हूँ कि आप जानते हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम, इंसान का सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब मैं ये भी चीज़ से परेशान हूँ कि मैं तो सोडियम की वजह से आया था, मगर हार्ट का इशू यहाँ पे आके बन गया। किस वजह से बना मुझे इसका आइडिया नहीं है, मगर हार्ट का इशू भी अब मैं यहाँ से बनवा के बैठा हुआ हूँ। अब आगे मेरा जहन ये भी है कि मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह ये ना हो कि जिस तरह से मेडिकेशन कर रहे हैं, जिस तरह से अब ये कह रहे हैं जी नॉरपेन, वो इंजेक्शन है, वो लाइफ सपोर्ट इंजेक्शन है नॉरपेन, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर भी गिरना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके लिए कंटिन्यूसली नॉरपेन की थोड़ी डोज, कभी ज़्यादा डोज वो उस तरह से कर रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं बस क्या करें, आया किस मसले के लिए था, मसला कौन सा बन चुका है ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब कैसे क्यों हुआ ये तो। क्योंकि हमारा मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान तो पक्का है ना कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और उसके इज़्न से होता है, और वही करता है, जाहिर सी बात है। और अल्लाह ने वैसे भी, आप जानते हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक्त लिखा हुआ है। मौत, ज़िंदगी, कितना, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या होगा, हर चीज़ अल्लाह ने लिखी हुई है। रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में क्लियर फरमाई है, किसको कब कैसे क्या रिज़्क़ मिलेगा, क्या औलाद मिलेगी, क्या ज़िंदगी होगी, लोहे महफूज पे आखिरी वो लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो यही चीज़ हमारा ईमान भी है, और हमें सुकून भी यही चीज़ देती है। बहरहाल तो अभी मुझे ये भी बात का है कि कहीं ये ना हो कि जिस तरह से ये कर रहे हैं मेडिकेशन, आगे गुर्दों का मसला ना हो जाए। अगर बात वही है ना कि हम उसको रोक भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ना बंद करवा सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं। मगर मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ कि हॉस्पिटल में आके तो ऐसे जैसे बंदा फंस गया है। एक मसले के लिए हम आए थे, एक मसला पता नहीं वो इतना सीवियर था कि नहीं था, तो वो भी, मगर शायद उसका ट्रीटमेंट, मैंने डॉक्टर से कहा कि जी मेडिकेशन से हो सकता था, कुछ ऐसा हो सकता था ना, ऐसा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर की बात आगे अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। मगर ये सारा सिनेरियो इस वक्त हो रहा है। बहरहाल अभी भी लाइफ सपोर्ट पे ही चल रही हैं। नॉरपेन इंजेक्शन उन्हें लग रहा है, नॉर्मल सलाइन वो 3% हाइपोटोनिक इन्होंने कल फिर मंगवाया है, फिर उसको किया है। अब सोडियम 129 128 के करीब आया। उन्होंने कहा है कि जी इतना हो रहा है, वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे चढ़ जाता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है, बस जो अल्लाह को पता है कि क्या हो रहा है।
और उसमें हो तो अल्लाह के हुक्म से रहा है, मगर शायद ये डॉक्टर्स इसमें अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी नेग्लिजेंस कर रहे हैं, या यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं और वहाँ वहाँ से साथ सीखते हैं और यहाँ पे आके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पता नहीं है कुछ भी। हम तो इस ज़ाहिर सी बात है कि हम उसको उस तरह से नहीं समझ सकते, मगर हमें पता नहीं है। पर बाकी ये चीज़ें जो वो हैं कि ये इन्हीं दिनों में सारा कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। किस पे ट्रस्ट करें क्या ना करें ये हम कर भी नहीं सकते। अब फिर ये भी सोचा कि हम कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी चले जाएं या किसी और हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे जाके उसको करवा लें कि हम जो है इसका वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, स्पेशलाइज्ड इदारा है, वहाँ पे शिफ्ट कर लें। मगर वहाँ पे भी ये भी वहाँ पे फिर बात ये हुई कि हम अगर किसी से भी कोई बात करते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, तो नई जगह पर जाके हमें दोबारा से फिर पूरा सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 हफ्ते के करीब हो गया हमें वो बंदे पूरे मतलब वो बंदे नहीं, मतलब वो रिपोर्टें सारे डॉक्टर आपस में ऑन बोर्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये मरीज इस तरह से आया था, ऐसी हालत में आया था, ये इसका भी स्टेटस है, ये सारा कुछ है। मगर अगर किसी भी नए इंस्टीट्यूट में हम शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे हमें दोबारा से ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, बात ज़ीरो से दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, स्क्रैच से शुरू करनी पड़ेगी कि ये इस तरह से कर कैसे हुआ, वो पूरी हिस्ट्री दोबारा से करनी पड़ेगी और वो पूरा फिर टेस्ट करेंगे, हर चीज़ क्या करेंगे पता नहीं। तो इसी वजह से फिर दोबारा अब यहाँ पे हम शालामार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही देख रहे हैं कि भाई अब मसला तो मेरे दिमाग में ये कि एक मसले के लिए आए थे कि जी गनूदगी थी सिर्फ, सोडियम की कमी की वजह से। और बात अब हम इस वक्त दिल की जो मेडिसिन है वो भी हम इस वक्त ले रहे हैं और अभी आगे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वो चीज़ें होंगी। तो ये अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वो भी होगी। अभी तक फ़िलहाल आज 22 जुलाई 2026 तक अभी तक तबीयत अपेरेंटली स्टेबल है, मगर हार्ट रेट जो है ना फ़िलहाल उसका इशू चल रहा है कि वो स्टेबल उस तरह से वो डाउन हो जाता है। उसके लिए आज मेरी डॉक्टर यहाँ पे हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम एक नई डिफरेंट मेडिसिन जो है ना वो हम उनके लिए कर रहे हैं और वो है सोलोकॉर्टिफ वो वाली मेडिसिन हम इनको दे रहे हैं ताकि हार्ट जो है ना वो थोड़ा स्टेबल हो सके, हार्ट बीट इनकी मेंटेन हो सके, ताकि हम फिर नेक्स्ट इसको कोई इम्प्लीमेंट कर सके। उसके ऊपर भी मैंने चेक किया कि वो सोडियम से रिलेटेड ही है वो भी। बहरहाल तो ये मेरा यहाँ पर शालामार हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस रहा है 15 से 17 तारीख 27 15 से 22 जुलाई 2026 तक। चैलेंजेस हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर वो भी वसीम अकरम की भी, उसकी पहली वाइफ जो थी उनकी जो डेथ हो गई उसकी भी मुझे याद आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ गले के दर्द, गले की बीमारी है, कफ की वजह से हम हॉस्पिटल गए थे, मगर क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं, कैसे सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं क्या हुआ पता नहीं। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, इदारे को या किसी चीज़ को, किसी ज़ाहिर सी बात है वो भी अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसका। मगर बहरहाल ये चीज़ इस तरह से क्लियर मैं जानता हूँ कि पहले आज तक ऐसा नहीं था। जो भी क्रिटिकल हालत इस तरह से बनी है, अब आईसीयू में वालदा हैं इतने दिनों से, जो भी क्रिटिकल हालत बनी है ये हमारे यहाँ पर आने से और वो मेडिसिन लगने के बाद हुई है। अब 40% हार्ट काम कर रहा है, उसको किस तरह से क्या होगा आगे, एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी, वो चीज़ें फिर उस तरह से चलेंगी। तो बहरहाल अभी तक यही स्टोरी है। बाकी आप खुद इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, कैसे होता है, किसको आप ब्लेम कर सकते हैं, ब्लेम कैसे कर सकते हैं उसे, मुझे इसका किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते मैं। मगर ये चीज़ है कि जो मैंने आपको बता दिया। तो आज तक की यही स्टोरी है, यही कहानी है, यही मेरा शालामार हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़िलहाल तो स्टेबल हैं, मगर नॉरपिन की सपोर्ट जो वो चल रही है, सोलोकॉर्टिफ की मेडिसिन अब वो कह रहे हैं शुरू करते हैं, उससे और कुछ बेहतर हो जाएगा, है वो भी स्टीरॉयड है। पता नहीं आगे क्या होता है, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर मैं परेशान हूँ कि गुर्दों का कोई ऐसा इन्फेक्शन ना बन जाए, कोई और चीज़ ना हो जाए, मगर लाइफ बड़ी टफ हो जाती है।
मैं अपनी लाइफ की नहीं बात कर रहा, ओल्ड एज इज़ वेरी टफ। ज़िंदगी हमें ओल्ड एज में, बुढ़ापे में किस जगह पे कैसे लेके जाएगी, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, मगर ज़िंदगी बहुत टफ होती है। और वालिदैन के साथ हमारा कनेक्शन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहें, मोहब्बत, प्यार और यादों वाला होता है। बड़ी तकलीफ़ होती है जब वालिदैन को आप पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इस हालत में देखें। बेबस वो पड़े होते हैं और आप भी बेबस ही होते हैं। कभी डॉक्टर, कभी वो इंजेक्शन यहाँ से लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ा बेबसी का आलम होता है, परेशानी होती है, मगर आप कर कुछ नहीं सकते। मगर डॉक्टर्स के लिए या जो वहाँ पर काम करें, नर्स हैं, उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका लिए रूटीन का काम है। उनके लिए तो एवरी टाइम कोई ना कोई डेड बॉडी जा रही है, कोई मरीज नए आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। पता नहीं इसमें क्या, किसको कहाँ ब्लेम किया जा सकता है, मुझे पता नहीं। और इस चीज़ में बड़ा परेशान भी हूँ, कंफ्यूज भी हूँ, रिग्रेट भी करता हूँ कभी कभी, अगर सोचूं कि मैं क्यों लेके आ गया यहाँ पे या क्यों। मगर वही बात है, तकदीर में लिखा होता है जहाँ पे जैसे इंसान ने जाना भी होता है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से है, उसके फ़ैसले है, उसके बाद उसके फ़ैसले हैं हर चीज़ के। सोचता है इंसान कि यार ये इशू था, ना ही लेके जाता तो किसी मेडिसिन से, आप सोचता था कि मेडिसिन से ठीक हो जाता, इसलिए ना ऐसा करता। मेडिसिन से ठीक होने की बजाय ये भी था कि यार सिर्फ टेस्ट करवा के मेडिसिन लेके चला जाता, हार्ट का इशू ना बनता। अब ऐसी सिचुएशन है कि ना, उसमें बंदा फंस चुका है। बड़ी तकलीफ वाला वक्त होता है, बड़ा मुश्किल का वक्त होता है। तो आप भी ये बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात में देखें। अल्टीमेटली मैंने हिसाब लगाया कि देखें, बड़ी तकलीफ़ का वक्त होता है और कोई इंसान कुछ भी कर नहीं सकता, होता वही है। और सबसे बड़ी ज़िंदगी में सुकून, तस्कीन आपको यही बात देती है कि होता वही है जो अल्लाह की ज़ात ने लिखा हुआ है। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कोई वजह बन जाता है, याद ऐसे बन जाती है, मगर पता नहीं है।